हेलो स्टूडेंट्स, इस रिवीजन क्लास के फर्स्ट पार्ट में हमने सेल थ्योरी और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, सेल ऑर्गेनेलीज, प्लांट एनिमल सेल का डिफरेंस और सम स्पेशलाइज्ड प्लांट एंड एनिमल सेल्स के बारे में डिस्कस किया था, जो कि ये पार्ट 1 था। आज हम लोग सेकेंड पार्ट ऑफ दैट वीडियो डिस्कस करेंगे। यहाँ कुछ अनयूजुअल टॉपिक्स हमने डिस्कस किया हुआ है। पहला चीज़ है वाई आर सेल्स यूजुअली स्मॉल। हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करेंगे, करके देखेंगे कि स्मॉल होने से फ़ायदा है क्या, बड़े होने से क्या होगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में क्या सेल्स फ्लैट है या नहीं है, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद में सेल डायग्राम, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, अक्सर बच्चे ये सवाल पूछते हैं टीचर से। और सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सेल। ओके, तो ये सारे टॉपिक्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे, जो कि है व्हाई आर सेल्स यूजुअली स्मॉल। सेल्स छोटे क्यों होते हैं? ऑफ कोर्स ये छोटे होते हैं, तभी तो हम लोग इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं। हमको देखने में बहुत दिक्कत होता है, खाली आंखों से हम लोग देख नहीं पाते, राइट? ओके, तो दूसरा सवाल है, अगर ये बड़े होते तो क्या होता है? व्हाट इफ द सेल्स वर लार्ज, राइट? बड़े होते तो क्या होता है? जरूर कोई ना कोई तो एडवांटेज है जिनकी वजह से सेल्स स्मॉल है, राइट? अच्छा, देखिए, हमने ऑलरेडी आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि देयर इज़ ए कंटिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। ये सेल है अंदर में और सेल के बाहर में सराउंडिंग है। तो सराउंडिंग में जो भी मटेरियल है वो सेल के अंदर में आता है और सेल का मटेरियल भी कभी कभी बाहर जाता है। तो देयर इज़ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन सेल एंड इट्स सराउंडिंग, ठीक है? और ये किससे होता है? ये सरफेस से होता है। तो जिस सेल का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा वहाँ मटेरियल का एक्सचेंज भी ज़्यादा होगा, सीधी सी बात है, राइट? ऐसा है, इफ द एक्सचेंज ऑकर्स अक्रॉस स्मॉलर डिस्टेंसेस इट वुड रिक्वायर लेस एनर्जी। अगर डिस्टेंस कम हो ना तो उनको एनर्जी भी खर्चा होता है, कम होता है। ये तभी पॉसिबल है जबकि सेल का साइज़ छोटा हो। मतलब सीधी सी बात है, हम अपना एनर्जी का खर्चा कम करवाना चाहते हैं। सेल जो है वो अपना एनर्जी लॉस जो है ड्यूरिंग एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। देखिए, मान लीजिए घर से कुछ सामान आपको दूर भेजना हो तो आपको किसी को हायर करके सामान भिजवाना पड़ेगा ना, रुपया देना पड़ेगा ना। तो सेल जो है, सेल को एनर्जी खर्चा करना पड़ता है, अंदर का सामान बाहर भेजने, बाहर का सामान अंदर लाने में। तो अगर घर का साइज़ बड़ा हो, सेल का साइज़ बड़ा हो, तो बहुत ज़्यादा सामान का आदान प्रदान करना पड़ेगा। इससे सेल का एनर्जी का खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब सेल जो है अपना ज़्यादातर एनर्जी ये आदान प्रदान में ही कर देगा, तो सेल अपना दूसरे कामों में उस एनर्जी को कैसे दे पाएगा? ओके, तो उसको अपना पूरा एनर्जी जो है कंजर्व रखना है और भी दूसरे कार्यों के लिए। ओके, तो इसीलिए वो ज़्यादा एनर्जी जो है सामान के आदान प्रदान में नहीं कर सकता है। इसीलिए उसका जो सरफेस एरिया है वो छोटा होना बहुत ज़रूरी है। चलिए इसको हम लोग थोड़ा मैथमेटिक्स करके समझते हैं। ये हमने आपको बेसिक आइडिया दिया। ओके, तो मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करने के पहले हम लोग क्या करेंगे, आपको मैंने पिछले बार भी फोटोग्राफ्स वगैरह दिखाई थी, है ना? सेल का माइक्रोस्कोप में दिखने में तो बिल्कुल फ्लैट टाइप का लगता है, लेकिन आप गलती नहीं सोचिएगा, बिल्कुल गलत नहीं सोचिएगा। वो एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। मान लीजिए अपने कैलकुलेशंस के लिए हम लोग जो है सेल को एक स्फेयर सोचते हैं। ओके, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, 3D ऑब्जेक्ट, स्फेयर। तो स्फेयर का रेडियस अगर r है तो सरफेस एरिया कितना होगा? 4πr², राइट? और उसका वॉल्यूम कितना होगा? 4/3πr³। सीधी सी बात है, उसका सरफेस एरिया विल बी प्रोपोर्शनल टू r² और वॉल्यूम विल बी प्रोपोर्शनल टू r³। ओके, अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये रेशियो बनाते हैं। देखिए, यहाँ मैंने इस रेशियो को दिखाया है और ये है आपका डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ r। तो कुछ प्लॉट करने के पहले देख लेते हैं भाई सरफेस एरिया टू वॉल्यूम क्या है। ये देखिए, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम 4πr² डिवाइडेड बाई 4/3πr³। दिस इज जस्ट 3/r। ओके, ये देखिए मैंने डिफरेंट वैल्यूज ऑफ r चूज़ किया, से r = 1, तो ये रेशियो क्या होगा? 3/1 विच इज़ इक्वल टू जस्ट देखिए 3:1।
नेक्स्ट अगर मैंने 3 चूज़ किया r, तो ये क्या होगा 3/3 = 1। आप एक चीज़ नोट करिए, धीरे धीरे जब हम रेडियस को बढ़ा रहे हैं 0.5, ये आर्बिट्ररी यूनिट्स है, आर्बिट्ररी यूनिट्स में जब हम धीरे धीरे रेडियस को बढ़ा रहे हैं तब यहाँ क्या हो रहा है, धीरे धीरे सरफेस एरिया टू वॉल्यूम, हाँ वो क्या हो रहा है, वो घटता चला जा रहा है। इसका मतलब जब हम रेडियस को बढ़ा रहे हैं आपका सरफेस एरिया के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, या यूँ बोले वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में सरफेस एरिया छोटा होता चला जा रहा है। ठीक है, तो देखिए आप, ये रेशियो पहले 6:1 था, बाद में 3:1 हुआ, बाद में 2:1 हुआ, बाद में 1:1। मतलब सीधी सी बात है, ये सरफेस का इम्पोर्टेंस अगर वॉल्यूम को हम कांस्टेंट पकड़ें तो पहले सरफेस 6 था, 6 गुना था, बाद में 3 गुना हुआ, बाद में 2 गुना हुआ, बाद में छोटा होता चला गया, राइट। अच्छा, तो लार्जर सरफेस जो मैंने आपको पहले भी बताया था, देखिए लार्जर सरफेस एरिया, इसकी वजह से एरिया ऑफ कांटेक्ट विथ रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा होता है और जिसकी वजह से ज़्यादातर सामान जो है अंदर आ जा पाता है। यहाँ देखिए 2 सेल्स को दिखाया गया है, सेल ए और सेल बी। ऑब्वियसली सेल बी का साइज़ काफ़ी बड़ा है, देखिए इसका सरफेस एरिया भी बड़ा है, तो इसकी वजह से यहाँ मटेरियल्स बहुत आसानी से कितना जगह से आ जा सकते हैं, अंदर और बाहर दोनों, केवल अंदर ही नहीं है बाहर भी जा सकते हैं। पर यहाँ पे चूँकि सरफेस एरिया छोटा है तो ये जगह, आदान प्रदान का जगह भी कम होगा। देखिए, एंड इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द सेल, अगर सेल का वॉल्यूम बढ़ता है तो इसका मतलब है डिमांड फॉर मोर रिसोर्सेज बढ़ेगा, डिमांड भी बढ़ेगा। हमने ऑलरेडी देखा है कि इंक्रीज इन सरफेस एरिया इज लेस कंपेयर टू द वॉल्यूम, जैसे जैसे करके रेडियस बढ़ता है। इसका मतलब क्या है, thus एज सेल साइज वुड इंक्रीज, जैसे करके हम सेल का साइज बढ़ाएंगे, सेल साइज मतलब सेल का रेडियस बढ़ाएंगे, वैसे वैसे डिमांड फॉर इनटेक ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम द सरफेस विल इंक्रीज। मतलब जैसे जैसे हम साइज बढ़ाएंगे उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, मतलब डिमांड बढ़ेगा। देखिए, ए लेसर सरफेस एरिया वुड फेल टू मीट अप द डिमांड। उस समय अगर सरफेस एरिया आपका छोटा होता चला गया तो वो इतना डिमांड सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। सीधी सी बात है, हम जब सेल का साइज़ बढ़ाएंगे उसका वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा। सेल का साइज़ बढ़ा मतलब उसका रेडियस बढ़ा, रेडियस बढ़ा मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा मतलब भैया अंदर खाना पीना, डिमांड वगैरह सामान का डिमांड बढ़ गया, डिमांड बढ़ा। लेकिन देख रहे हैं रेडियस बढ़ने से सरफेस एरिया तो घटता चला गया। एरो डाउन का मतलब कमना, एरो अप का मतलब बढ़ना। सरफेस एरिया तो घटता चला गया। अरे भाई, जब सरफेस एरिया ही छोटा होगा तो सामान आने जाने का तो जगह कम जा रहा है, वो डिमांड कैसे सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब दस द पेस ऑफ लाइफ वुड डिक्रीज, मतलब अंदर में जो प्रोसेसेस हैं वो धीरे धीरे स्लो हो जाएंगे। क्या आपने कभी ऐसा देखा है? देखा तो है, नोटिस भी किया है, पर ऐसे ये होता है सरफेस एरिया वॉल्यूम की वजह से होता है, ये आपको मालूम नहीं है। देखिए, आपने बड़े बड़े सेल देखे होंगे, यू हैव सीन सम लार्ज सेल्स, जैसे कि एग, अंडा, मुर्गी का अंडा, ठीक है, द एरिया विद द यॉर्क आपने देखा है, ओके। तो वहाँ पे देखिए, they have attained maturity and their life processes have become very slow। क्यों लाइफ प्रोसेस स्लो हो गया? भैया उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, वॉल्यूम ज़्यादा है मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन सरफेस तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो इसकी वजह से सामान का आदान प्रदान जो होगा, ओवरऑल सरफेस का साइज के बारे में आप सोचिए क्या हो पा रहा है। तो देखिए, यहाँ एक कन्फ्यूजन वाली बात है। आप सोचेंगे कि जब रेडियस बढ़ रहा है तो वॉल्यूम तो बढ़ ही रहा है ना, डिमांड भी बढ़ रहा है, ओवरऑल सरफेस एरिया भी बढ़ रहा है। पर ये जो मैंने आपको दिखाया यहाँ पे डाउन करके, ये सरफेस एरिया नहीं है, ये है सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। याद है ना पिछले, ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको दिखाया सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम, ये घट रहा है। सरफेस एरिया तो बढ़ता ही चला जा रहा है क्योंकि रेडियस बढ़ रहा है। तो सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम अगर घटा तो फिर क्या होगा?
वो तो आसानी से अंदर आ जाने में बड़ा दिक्कत होगा, डिमांड ज़्यादा हो गया। उस हिसाब से जितना डिमांड बढ़ा है उसके हिसाब से सरफेस एरिया नहीं बढ़ा है, तो फिर क्या होगा मालूम है आपको? जितना सामान आ रहा है उसको धीरे धीरे करके सेल यूज़ करना शुरू करेगा। मतलब पहले जिस स्पीड से सेल के अंदर काम हो रही थी, ओके, अब उतना स्पीड से नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। क्यों? क्योंकि रेडियस बढ़ने की वजह से उसको बहुत ज़्यादा आदान प्रदान की ज़रूरत है, पर वो कर ही नहीं पा रहा है क्योंकि सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो बहुत कम है। और सरफेस होना चाहिए था, मुर्गी का अंडा का सरफेस एरिया और बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए था, पर हुआ ही नहीं है। तो क्या करे बेचारा? वो क्या कर रहा है, अपना अंदर का जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे कर रहा है। इसका मतलब उसका लाइफ प्रोसेस स्लो हो गया। इसका मतलब वो जो अंदर का अंडा है, चूंकि प्रोसेस स्लो हो गया है, वो अंडा काफ़ी दिनों तक जिंदा रह पाएगा, राइट? सो दैट्स वाई लार्जर साइज, इन स्पाइट ऑफ हैविंग लार्ज साइज, दे रिमेन अलाइव, क्योंकि अंदर का जो लाइफ प्रोसेस है वो बहुत स्लो हो चुका है। ओके, मतलब जितना स्लो होगा वो जो है वो ज़्यादा दिन तक रह पाएगा। यहाँ इंसान की बातें नहीं हो रही है। जितना स्लो होता चला जाएगा वो उतना ज़्यादा दिनों तक जी पाएगा। यहाँ हम लोग एक अंडे की बात कर रहे हैं। ये केवल अंडे के लिए नहीं है, ये दूसरों के लिए भी ट्रू होता है। फिलहाल अभी हम लोग अंडे के लिए बातें कर रहे हैं। ओके, चलिए यहाँ और एक रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि हमने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि आर सेल्स फ्लैट? बिल्कुल नहीं भाई, आपको दिखने में लग रहा है 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, पर वो 2 डायमेंशनल तो है ही नहीं। ये देखिए अंडा, मुर्गी का अंडा, क्या ये चपटा है? 2 डायमेंशनल लगता है आपको? जब आप अंडा ऑमलेट खाते हो, हैं, या उसका कुछ भुज्जी वगैरह खाते हो, आपको क्या लगता है? वो पतला पतला चीज़ है। आप गुस्सा करते हो, अक्सर अपने गार्जियंस को बोलते हो या दुकान में भी बोलते हो, अरे कैसा बनाया है भाई, थोड़ा थिक होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, है ना? तो ये बिल्कुल भी नहीं है। और ये देखिए यहाँ पे अंडे का स्ट्रक्चर, ओके, यहाँ देखिए ये एक सिंगल सेल से पूरा ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर बनता है। ओके, इसके बारे में ऑफ कोर्स आप लोग हायर क्लास में जानोगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग आज का थर्ड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। आपको ये डायग्राम जो दिखाई दे रहा है, याद है ना, पिछले बार मैंने आपको पढ़वाया था। ये एक सेल डायग्राम है। ओके, बेसिकली एक एक्चुअल सेल, जीता जागता सेल को जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो कैसा दिखेगा, वो हमने डिफरेंट पार्ट्स में बनाया था। अब एक चीज़ ध्यान से देखिए कि यहाँ पे वैक्यूल इतना बड़ा है, क्या आसपास के जो सेल्स होंगे उसमें भी क्या इतना ही बड़ा होगा? या फिर यहाँ देखिए कितने सारे माइटोकॉन्ड्रिया है या दूसरे पार्ट्स हैं, इनका नंबर्स भी क्या सेम ही होगा या डिफरेंट भी हो सकता है? ये सवाल के बारे में मैंने आपको बताया ही नहीं था। ओके, तो इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे, नंबर्स के बारे में। ओके, कोई भी एक टाइप का सेल लीजिए तो उसके आसपास जो है दूसरा सेल, उसके अंदर भी क्या उतने सारे ही, उसका भी वैक्यूल क्या उतना ही बड़ा होगा, उसका मेम्ब्रेन क्या उतना ही बड़ा होगा या छोटा भी हो सकता है? माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर्स कितना होगा? चलिए देखिए, तो आज का बेसिकली अभी का टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ डायग्राम ऑफ ए सेल। देखिए, इट इज नॉट एसेंशियल दैट ऑल पार्ट्स ऑफ ए सेल shown in a typical animal or plant cell may be present at a time in all actual cells। मतलब एक प्लांट या एनिमल के, अगर आप किसी भी एक वैरायटी को ले लीजिए, उसके डिफरेंट सेल्स में सारे पार्ट्स जो रहेंगे बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। हमने अक्सर देखा है कि देयर इज ए स्ट्रक्चरल वेरिएशन इन सेल्स डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन दैट दे कैरी आउट। यू सी द नंबर ऑफ सेलुलर पार्ट्स are also not shown in a typical cell। कितने सारे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। ओके, हमने ये एक्चुअल कभी बताया ही नहीं है, 2-3 दिखा करके छोड़ देते हैं। ये एक रिप्रेजेंटेशन है क्योंकि ये नंबर्स जो हैं ये बदलते रहते हैं। मोरओवर you see all plant cells do not have chloroplast, but we see that the diagram of a typical plant cell always contains at least one। ये एक रिप्रेजेंटेशन है, आपको ये जानना है। ओके, देखिए, सम पार्ट्स ऑफ कोर्स ऑल लिविंग सेल में प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन ऑल पार्ट्स आर नॉट, नॉट ऑल पार्ट्स आर शोन इन ए टिपिकल सेल।
जो कि प्रेजेंट रहेंगे। देखिए फॉर एग्जाम्पल डायग्राम ऑफ ए टिपिकल सेल इज नॉट ड्रॉन टू स्केल। मतलब ड्रॉन टू स्केल का मतलब क्या हुआ, मतलब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है या जो दूसरे पार्ट है ये सच में इतना ही बड़ा नहीं होता है कंपेयर टू द एक्चुअल सेल। ये एक रिप्रेजेंटेशन है। मतलब सीधी सी बात है, जब हम ये डायग्राम बनाएंगे ना तो यहाँ नीचे लिख देना पड़ेगा नॉट टू स्केल, मतलब भैया स्केल के लिए नहीं है। अगर आपका सेल जो है इतना बड़ा है तो माइटोकॉन्ड्रिया इतना ही बड़ा होगा, ये जरूरी बिल्कुल नहीं है। ये हमने एक रिप्रेजेंटेशन दिया है, ये आप स्केल मत करिए। न ही यहाँ इसका नंबर इतना सारा होगा, ये आप स्केल मत करिए। ओके, अक्सर ये बातें जो है प्यारे बच्चों और बच्चियों, अक्सर ये बातें टेक्स्ट बुक्स में नहीं लिखी रहती हैं, पर टीचर्स को ये चीज़ बच्चों को ज़रूर बतानी चाहिए। ये स्केलिंग के लिए नहीं होता है। ओके, बच्चे क्या सोचते हैं, किताब खोला बस, अरे इतना सारा है। मैंने देखा है स्टूडेंट्स जब डायग्राम लिखते हैं तो सोचते हैं अरे उस किताब के उस पन्ने पे 4 था तो हमको भी 4 ही देना है। एग्जाम दे के आके बच्चा रो रहा है, क्या हुआ, अरे मैंने तो 5 डाल दिया, नंबर कट जाएगा। यहाँ नंबर का सवाल ही नहीं आ रहा है, यहाँ रिप्रेजेंटेशन है। आप 1 दो ना, नीचे लिख दो नॉट टू स्केल। मैंने एटलीस्ट याद तो रखा है माइटोकॉन्ड्रिया को, मैंने 4 नहीं दे के 1 तो दिया है, ये जरूरी बात है। ओके, नाउ इफ वी मेक एन अटेम्प्ट टू ड्रॉ ए स्केल डायग्राम ऑफ द ट्रू सेल, मान लीजिए हम कोशिश करते हैं एक सही मायने में असली सेल का डायग्राम बनाने का, देन द प्रोपोर्शन ऑफ द सेल टू इट्स पार्ट्स कुड बी समवट लाइक दिस। तो फिर उसके डिफरेंट पार्ट्स का जो साइज है ऐसा होगा। देखिए, इफ द डायमीटर ऑफ द सेल इज 30 मीटर, देन उसका न्यूक्लियस का साइज होगा 6 मीटर, माइटोकॉन्ड्रिया वुड बी अबाउट अ मीटर एंड रिबोसोम विल बी अक्रॉस अ सेंटीमीटर। देखिए, ये प्रोपोर्शन जो मैंने आपको बताया ये सेल टू सेल वेरी करता है। मतलब ह्यूमन के अंदर में भी डिफरेंट सेल के अंदर ये जो साइजेस हैं ये डिफरेंट होती हैं। प्लांट के अंदर भी, डॉग के अंदर भी, हेन के अंदर भी, पक्षी के, किसी भी चीज के अंदर। ओके, तो इसका मतलब है दस द डायग्राम ऑफ ए सेल, टिपिकल सेल is only a representative one showing a virtual arrangement। ये एक जस्ट वर्चुअल अरेंजमेंट को दिखाता है, एक्चुअल बिल्कुल नहीं है। सो नॉट टू स्केल, जस्ट स्केल ही नहीं, नंबर्स भी स्केल करने की जरूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको जाननी चाहिए अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। मतलब क्या है, देखिए ये जो सेल के अंदर का स्ट्रक्चर है ना, ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको दिखाया, आपको क्या लगता है ये सेल का स्ट्रक्चर हमेशा क्या ऐसा ही था या है या रहेगा? बिल्कुल नहीं, ये इवॉल्व करता है। आप अपने आप को देखिए, आप बचपन में कितने बड़े थे, क्या खाते थे, क्या बोलते थे, कैसे रहते थे, वो डिफरेंट था, है ना। साइज वगैरह बोलिए, बिहेवियर बोलिए, बड़े होते जा रहे हैं, आपका साइज चेंज हो रहा है, बिहेवियर चेंज हो रहा है, आपके नेसेसिटी वगैरह भी चेंज हो रही है। तो सेल के लिए भी वैसे ही होता है, ये विद टाइम ये इवॉल्व करता है, अंदर के डिफरेंट पार्ट्स वगैरह, नंबर्स, देयर परफॉर्मेंस, देयर एक्शंस, एवरीथिंग कीप्स ऑन चेंजिंग। ओके, देखिए, रिगार्डिंग इट्स पार्ट्स वी हैव so far come to know that some of them are formed। हमको अभी तक पता चला है कि कुछ जो है सेल के पार्ट्स, some of them are formed from the cell membrane itself। ओके, इनको हम लोग स्टडी करते हैं अंडर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ओके, वैसे ही और कुछ पार्ट्स होते हैं which are formed due to entry of an organism into cell। 3 ओके, तो हमने क्या जाना, मतलब सेल का जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो 2 तरीके से बन रहा है। एक है फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन इटसेल्फ और दूसरा है फ्रॉम द एंट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इनटू सेल। ओके, चलिए इनके बारे में ज़्यादा नहीं बताएंगे आपको बच्चों, डरिए मत, थोड़ा ही बताएंगे, इम्पॉर्टेंट चीज़ों को बताएंगे। ओके, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एंड द वेरियस सेल पार्ट्स। फर्स्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम,
सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस फॉल अंडर दिस कैटेगरी. देखिए, दिस पार्ट्स आर मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन के बाउंड रहता है. enclose a space within them that are partitioned off from the cytoplasm and usually contain a fluid that differs from it. These parts have contacts and relations among themselves in various ways. देखिए यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक रिलेशन बताया गया है. फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सेल मेम्ब्रेन के साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का गोल्जी बॉडी के साथ, गोल्जी बॉडी के साथ लाइजोसोम का पार्ट, थोड़ा बहुत रिलेशन दिखाया गया. स्टूडेंट्स, आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हैं, वहाँ पे आपको और थोड़ा डिटेल्स मिलेगा. मेरा यहाँ पे इस वीडियो बनाने का मकसद आपको एनसीईआरटी की पूरी चीज़ों को बताना नहीं है. थोड़ा बहुत ओवरलैप होगा. ज़्यादातर मेरा मकसद है एक सीरियस बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को क्या जानना चाहिए उसको ध्यान देना है. ओके, लेकिन आप ज़रूर से एनसीईआरटी की अपने किताबों को पढ़िएगा. नाउ यही चीज़ है. देखिए, वन सच पाथवे शोइंग द अरेंजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ सब्सटेंसेस इज गिवन ओवर हियर. कैसे करके फ्लो ऑफ सब्सटेंसेस होता है. ये जो डायरेक्शन है ये आपका फ्लो ऑफ सब्सटेंस दिखाता है, कहाँ से कहाँ जाता आता रहता है. ओके, दैट्स इट. इससे ज़्यादा और डिटेल्स हम अभी यहाँ पे नहीं देंगे आपको. नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. देखिए, रिबोसोम्स अटैच टू द वॉल्स ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यही सिंथेसाइज प्रोटीन मोलिक्यूल्स ये कैविटी ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंटर करते हैं. स्मॉल वेसिक्यूल्स फॉर्म फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि इन प्रोटीन मोलिक्यूल्स को गोल्जी बॉडी तक ले जाते हैं. यहाँ पे पैकेजिंग ऑफ these molecules are done in such a manner that more proteins may be transported together and they may not be damaged during the transport. सामान को नुकसान नहीं पहुंचाना है. सामान है हमारा प्रोटीन. ओके, उसके बाद इस सामान को ट्रांसपोर्ट किया जाता है टू अदर पार्ट्स ऑफ द सेल लाइक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन वगैरह वगैरह. These are used for different purposes. किस लिए भाई? प्रोटीन का जो पैकेज करके आप डिफरेंट पार्ट्स में भेज रहे हैं, किस लिए? आपने ज़रूर पढ़ा होगा प्रोटीन के बारे में. यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट होता है रिपेयर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स और मे बी सीक्रेटेड आउट ऑफ सेल फॉर अदर पर्पजेस. मतलब प्रोटीन को हम रिपेयर वर्क के लिए यूज़ कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए यूज़ कर सकते हैं, या बाहर भेज सकते हैं अगर किसी और सेल को ज़रूरत हो किसी और काम के लिए. ओके, चलिए तो अब ये वाला पार्ट पढ़ते हैं. दैट इज व्हाट आर द पार्ट्स विच आर फॉर्म्ड बाय एंडोसिम्बायोसिस. देखिए, जो मैंने आपको बताया था, साइंटिस्ट ने स्टडी करके देखा है कि कुछ पार्ट्स ऑफ द सेल आर फॉर्म्ड ड्यू टू द एंट्री ऑफ ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इनटू अनदर. द सेल दैट एंटर्ड आर बाइलेयर मेम्ब्रेन बाउंड, 2 लेयर होते हैं, एंड हैड जेनेटिक मटेरियल इन इट. जैसे जैसे समय पास करता है दिस बिकम सिम्बायोटिक इनहेबिटेंट्स ऑफ द होस्ट सेल. पहले तो इसके अंदर एंटर करता है, उसके बाद वही अपना घर बना लेता है. फिर ये बेवकूफ़ सेल सोचता है अरे यही तो अपना सदस्य है, और फिर ये दोनों मिल जाते हैं, मिल करके नए नए चीज़ों को बनाते हैं. ओके, सो ये बाहर वाले के आने की वजह से अंदर में और भी बहुत कुछ मटेरियल्स का फॉर्मेशन होता है. ओके, नाउ दे गॉट शेल्टर इन द होस्ट सेल while the host cell got some important substances like nutrients and energy from the guest cell. यहाँ दो सेल है, एक है होस्ट सेल और एक है गेस्ट सेल. ये जो सबसे पहले था ये था होस्ट, और बाहर से जो बबुआ आ रहा है वो है गेस्ट. ये सामान लेके आ रहा है, होस्ट के अंदर में सामान दे रहा है, होस्ट भी इसको दे रहा है. ये लोग आपस में मिल बांट के खा पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं. ओके, देखिए, दिस गेस्ट सेल्स formed mitochondria or the chloroplast. Okay, the guest cells mainly help in providing energy to the host cell. Host cell को energy भी देता है, while host cell उसको necessary nutrients भी provide करते हैं. Okay, तो ये बहुत बढ़िया तरीका से होता है, इसीलिए इसको
सिम्बायोसिस बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। तो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हमने क्या क्या जाना? हमने सबसे पहले जाना कि सेल स्मॉल क्यों होते हैं, राइट, उसके बारे में डिस्कस किया। फिर सेल्स सच में फ्लैट होते हैं या नहीं, इसके बारे में डिस्कस किया। उसके बाद में सेल डायग्राम का सिग्निफिकेंस, मतलब स्टूडेंट्स नॉट टू स्केल लिखना है, इसके बारे में डिस्कस किया। ओके, और फिर हमने सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन सेल, सेल के अंदर के जो पार्ट्स है वो कैसे बनते हैं, मेम्ब्रेन से या फॉरेन पार्टिकल के एंट्री से, इसके बारे में डिस्कस किया। ओके, चलिए, हैप्पी लर्निंग स्टूडेंट्स।